हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम एजुकेटर्स। तो आज मैं कराने जा रहा हूं आपको कक्षा 10 का अध्याय 5 विज्ञान का, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो शुरू करते हैं। नवी कक्षा में हमने सीखा कि हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। हमने यह भी सीखा कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने तत्वों का पता चल चुका है? आज तक हमें 114 तत्वों की जानकारी है और सन 1800 तक केवल 30 तत्वों का पता चला था, और इन सभी तत्वों की संभवतः भिन्न भिन्न विशेषताएं थी, अलग अलग विशेषताएं थी। जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुणधर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित यानी इकट्ठा करने लगे। उन्होंने तत्वों के इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन लगा। उन्होंने इन गुणधर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ कर दिया कि जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों का आसानी से अध्ययन या स्टडी की जा सके। 5.1 अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास थे। हमने पढ़ा कि कैसे विभिन्न वस्तुओं एवं प्राणियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य स्थितियों में भी हमें गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित होने के उदाहरण मिलते हैं। जैसे दुकान में साबुनों को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है, जबकि बिस्कुटों को एक साथ दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यदि यहाँ तक कि साबुनों में भी नहाने के साबुन को कपड़े धोने के साबुन से अलग रखा जाता है। तो इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत यानी अलग अलग करने के कई तरह प्रयास किए, ताकि व्यवस्थित किया जा सके। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्व एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। 5.1.1 डोबेराइनर के त्रिक। तो सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगॉग डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। उदाहरण के लिए लिथियम Li, सोडियम Na एवं पोटेशियम के वाले त्रिक पर ध्यान दीजिए, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9, 23.0 तथा 39.0 है। लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या है? सोडियम के परमाणु द्रव्यमान से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? निम्न सारणी 5.1 में 3 तत्वों के कुछ समूह दिए गए हैं और इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा समूह डोबेराइनर बनाता है? तो चित्र 5.1 में कल्पना कीजिए कि आपको और आपके दोस्त को टुकड़ों में बटा हुआ एक नक्शा मिलता है, तो जो किसी खजाने का पता बताता है। क्या उस खजाने तक का रास्ता का पता करना आसान होगा या अव्यवस्थित? रसायन विज्ञान में भी ऐसे ही अवस्था भी तत्वों को ज्ञात थे, और लेकिन उनके वर्गीकरण एवं अध्ययन की कोई विधि ज्ञात नहीं थी। सारणी 5.1 में समूह दे रखे हैं। ए के तत्व हैं NPAS और परमाणु का द्रव्यमान है। समूह बी में बी के तत्व है CA, CR और BA, परमाणु का द्रव्यमान दिया है, और सी में CL, BR और I दिया है और उसके परमाणु बाहर दिए गए हैं। अब आप देखेंगे कि समूह बी तथा समूह सी डोबेराइनर त्रिक बनाते हैं, और डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों के केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, और सारणी 5.2 में इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने को यह पद्धति सफल नहीं हुई। JW डोबेराइनर 1780 से 1849। जोहान वुल्फगॉग डोबेराइनर ने जर्मनी के म्यूशनबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई की, और उसके बाद स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। फिर वे जेन विश्वविद्यालय में रसायन एवं औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए, और उन्होंने ही सबसे पहले
प्लैटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना तथा समान त्रिक की खोज की और जिससे तत्वों को उसकी आवर्त सारणी का विकास हुआ। तो सारणी 5.2 में नोबेलाइनर के 3 त्रिक दिखाए गए हैं, लीना के CrBa और ClBrI। 5.1.2 न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। डोवेराइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों को तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और सन 1866 में जो अंग्रेज हैं उन्होंने क्या किया, तो जो 1866 में जो अंग्रेज हैं उन्होंने वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसके समाप्ति से समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान थे और सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है और इसलिए इस तरह बेरियम एवं मैग्नीशियम में भी अधिक समानताएं हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक के मूल रूप का एक भाग सारणी 5.3 में दिया गया है। तो ये सारणी दिखाई गई है 5.3 न्यूलैंड्स का अष्टक, जो कि संगीत के सुर से बताता है सारे गामा पा धा नी, डो रे मी, ये इंग्लिश है, डो रे मी फा सो ला टी। क्या आप जानते हैं, क्या आप संगीत के सुरों से परिचित हैं? तो भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। पाश्चात्य संगीत में लोग इन सुरों का ऐसे यूज करते हैं, डो रे मी फा सो ला टी सुर के स्केल पूर्ण टोन और अर्ध टोन वाले अंतराल से अलग किए गए होते हैं। इन सुरों का उपयोग कर कोई संगीतकार संगीत की रचना करता है और स्पष्ट है कि कुछ सुर बार बार दोहराए जाते हैं और प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है तथा अगली पंक्ति का पहला सुर होता है। ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। तो अपनी सारणी में इन तत्वों को समझित करने के लिए न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ समान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। क्या आप सारणी 5.3 में ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? और ध्यान दीजिए कि कोबाल्ट तथा निकेल एक स्थान में है तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है जिनमें फ्लोरीन और क्लोरीन एवं ब्रोमीन है। यद्यपि इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से अलग अलग है, भिन्न है। आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया है, जबकि उनके गुणधर्मों में समानताएं होती हैं। तो इस प्रकार न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। 5.2 अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, मेंडलीफ की आवर्त। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों का अनेक परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायन दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा है और उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों के समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ 1837 से 1834 1907। मेंडलीफ का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिम साइबेरिया के टोबल्स्क स्थान में हुआ था और अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडलीफ अपनी मां के प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके और अपनी खोज को उन्होंने मां को समर्पित करते हुए उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया और अपने शेष संसाधनों एवं शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गई। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के
लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणाओं एवं गलतियों को दूर किया जा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तापित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव को आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एक मेव सिद्धांत साबित हुआ और इससे नए तत्वों की खोज करने के लिए प्रेरणा मिली। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे और उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने प्रत्येक तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाली हाइड्राइड्स एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया है। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को अलग अलग कर दिया तथा इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड आवर्त कहते हैं। सारणी 5.3 दिखाई गई है मेंडलीव की आवर्त सारणी 5.4 में, तो आप देख सकते हैं। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई। स्तंभ के शीर्ष पेरोक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के सूत्र में अंग्रेजों का अक्षर R समूह के लिए किसी भी तत्व को दर्शाता है तथा सूत्रों को लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए कार्बन के हाइड्राइड CH4 हो गए और को RH4 तथा उसके ऑक्साइड C2O को RO2 लिखा गया। 5.2.1 मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम संख्या वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। कम क्रम इसलिए उल्टन पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान रखा जा सके। उदाहरण के लिए कोबाल्ट की परमाणु द्रव्यमान 58.9 सारणी में निकेल परमाणु द्रव्यमान 58.7 से पहले है। तो सारणी 5.4 को देखकर क्या आप ऐसी ही एक अन्य विसंगति ढूंढ सकते हैं? इसके अतिरिक्त मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया और इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका संस्कृत शब्द है उपसर्ग लगाकर किया, जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका तथा एका सिलिकॉन के समान थे। मेंडलीव द्वारा अनुमानित एका एल्यूमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्म को सारणी 5.5 में सूचीबद्ध किया गया है। तो दिखा रखा है सारणी 5.5 में एका एल्यूमिनियम तथा गैलियम के गुणधर्म। तो परमाणु द्रव्यमान ऑक्साइड का सूत्र दिया गया है और क्लोरीन का सूत्र जो एक समान है। इससे मेंडलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया पर अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजन भी माना। उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियोन और आर्गन का पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय हैं तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्थाओं को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सके।
5.2.3 मेंडलीव की वर्गीकरण की सीमाएं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है और क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है, जैसे उदाहरण में दिखाया गया है। दूसरी ओर हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है और धातुएं एवं अधातुओं के साथ सहसंयोजन यौगिक बनाती है। तो दिखाया गया है हाइड्रोजन और के यौगिक और सोडियम के यौगिक। क्रियाकलाप 5.1 क्षार धातुएं एवं हैलोजन कुल की समानता को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन को मेंडलीव की आवर्त सारणी में उचित स्थान पर रखिए और हाइड्रोजन को किस समूह एवं आवर्त में रखना चाहिए। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है और यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी और वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाया। मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला और हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिक के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो क्रियाकलाप 5.2 क्लोरीन के समस्थानिक यानी Cl35 और Cl37 पर विचार कीजिए। उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होने के कारण क्या आप उन्हें अलग अलग रखेंगे या रासायनिक गुणधर्म समान होने के कारण आप दोनों को एक ही स्थान पर रखेंगे। तो इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी और दूसरी समस्या यह भी थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं और विशेषकर हम जब भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई होती है। 5.3 अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना आधुनिक आवर्त सारणी। सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार उसके अनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया और इस आधुनिक आवर्त नियमों को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तत्वों का जो गुणधर्म है उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। आप जानते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है तथा एक तत्व में से दूसरे तत्व बढ़ने पर इस संख्या में एक ही बढ़ोतरी होती है और तत्वों को उनकी परमाणु संख्या Z के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है और सारणी 5.6 दिखाई गई है। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। क्रियाकलाप 5.3 आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट एवं निकेल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों के समस्थानिकों का स्थान कैसे सुनिश्चित किया गया है। क्या 1.5 परमाणु संख्या वाले किसी तत्व को हाइड्रोजन एवं हीलियम के मध्य रखा जा सकता है। आपके अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 कमियों को सुधारा गया और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान किन बातों पर निर्भर करता है, यह जानने के बाद हम हाइड्रोजन की असंगत स्थिति की चर्चा करेंगे। 5.3.1 आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। और आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। क्रियाकलाप 5.4 आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में उपस्थित तत्वों के नाम बताइए और समूह 1 के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानताएं हैं और इन तीनों तत्वों में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं। तो सारणी दी गई है 5.6 आधुनिक आवर्त सारणी, ये देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है और इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। जैसे फ्लोरीन तथा क्लोरीन जो समूह 17 के तत्व हैं
फ्लोरीन एवं क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश के सर्वोत्तम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यद्यपि समूह के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्योंकि इसे पहले आवर्त के समूह 1 या 17 किसी में भी रखा जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्रियाकलाप 5.5 यदि आप आवर्त सारणी के लंबे रूप को देखें तो आपको पता चलेगा कि LiBeBc बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियोन दूसरे आवर्त के तत्व हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या इन सभी तत्वों के भी संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? क्या इनके कोशों की संख्या समान है? तो आप देखेंगे कि इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या तो अलग अलग है, लेकिन इनमें कोशों की संख्या समान है। और आप यह भी देखेंगे कि आवर्त में बाई से दाई ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इसी इकाई वृद्धि होती है। आप कह सकते हैं कि अध्यासित कोशों की जो समान संख्या है वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित होते हैं। NaMgAl ये जो दिए गए हैं आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के में स्थित हैं, क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन KLm कोशों में स्थित हैं। और इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि नए कोश इलेक्ट्रॉन से भरा गया है और पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं। तो विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसके आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। और आगे की कक्षा में आप इस बारे में विस्तार में से अध्ययन करेंगे और आप जानते हैं कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। जैसे K कोश में 2, प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में L में 8 हैं, तीसरे M में 18, बाहरी कोश में 8 के इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो इसलिए तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व होंगे। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। और आप जानते हैं कि तत्व द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूपों द्वारा तथा इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्धारित होती है। और क्या अब आप बता सकते हैं कि मेंडलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करने के लिए यौगिकों के सूत्र को आधार बनाया था और वह शुद्ध था, और इस आधार पर सामान्य रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्वों को एक ही समूह में कैसे रखा जा सकता है। तो 5.3.2 आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति संयोजकता। आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। तो क्रियाकलाप 5.6 किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप उसकी संयोजकता का परिकलन कैसे करेंगे। तो परमाणु संख्या 12 वाले मैग्नीशियम तथा परमाणु संख्या 16 वाले सल्फर की संयोजकता क्या है, और इसी प्रकार पहले 20 तत्वों की संयोजकताएं ज्ञात कीजिए। और आवर्त में बाई से दाई ओर जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है वो आपको देखना है, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है, और एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश में दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 pm यानी पिकोमीटर है। और आइए हम समूह तथा आवर्त के परमाणु साइज की विभिन्नता का अध्ययन या पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 5.7 में दूसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्या नीचे दी गई है और दूसरे आवर्त की त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या दी गई है। तो इन्हें परमाणु त्रिज्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और क्या ये तत्व अब आवर्त सारणी के आवर्त की तरह ही व्यवस्थित हैं? तो किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा है एवं किसका सबसे छोटा है, और आवर्त में बाई से दाई ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है। आप देखेंगे कि आवर्त में बाई से दाई ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है,
जिससे परमाणु का साइज घट जाता है। क्रियाकलाप 5.8 प्रथम समूह के तत्वों के परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन का अध्ययन कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम समूह के तत्व Na, Li, Rb, Cs और K उनकी परमाणु त्रिज्या दी गई है। किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा तथा किसका सबसे बड़ा है? तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में कैसा परिवर्तन होता है? तो आप देखेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है और इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है और यह इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। क्रियाकलाप 5.9 तीसरे आवर्त के तत्वों की जांच कर उन्हें धातु एवं अधातु में वर्गीकृत कीजिए और सारणी के किस ओर धातुएं स्थित हैं और किस ओर अधातुएं स्थित हैं। तो सोडियम मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी के बाईं ओर तथा सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं ओर स्थित हैं और मध्य में सिलिकॉन स्थित है और जिसे अर्धधातु या उपधातु कहते हैं और यह अधातु एवं धातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करता है, दिखाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है और इस क्रिया पर आने वाले तत्व बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातुएं एवं अधातुएं दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु भी कहते हैं। तीसरे अध्याय में आपने देखा कि आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है तथा अर्थात यह विद्युत धनात्मक होते हैं। क्रियाकलाप 5.10 समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है और आवर्त में यह प्रवृत्ति कैसे बदलेगी? तो आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन पर किया जाने वाला प्रभाव नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है और समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिक आवेश घटता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है तथा समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। दूसरी ओर अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। और आइए इन गुणधर्मों की विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। क्रियाकलाप 5.11 आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होती है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी में के दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होती हैं और इन प्रवृत्ति से हमें इन तत्वों से बने ऑक्साइडों की प्रवृत्ति का भी पता चलता है क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आए। अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी ही आने वाली है। और तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।